हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की दिल्ली सल्तनत की स्थापना का। आज हम पार्ट पढ़ेंगे तुगलक काल। इससे रिलेटेड मैं और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब पहले वो देख लें, फिर इसके बाद आप याला पढ़े। तुगलक काल। गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो खां के वध के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर एक नए वंश के हाथों में आई, जो इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक शाह था और इस वंश का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक शाह था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के क्षेत्र में कई कदम उठाए थे। सबसे पहले उसने किसानों पर 50% लगान थोपा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों पर 50% लगान थोपा। जाहिर है कि इस नीति से किसान खुश नहीं थे, और जाहिर सी बात है कि इस नीति से किसान खुश नहीं थे। फिर उनको इसके अलावा दूसरे कर भी देने पड़ते थे, और इसके अलावा उनको फिर दूसरे भी कर देने पड़ते थे। इन हालात में किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्साहित नहीं थे, और इन हालात में जो किसान थे वह उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्साहित नहीं थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तादारों से किसानों के साथ नरमी का बर्ताव करने के लिए कहा। यही नहीं, उन्हें पटवारी, अमील तथा काराकुन आदि भू राजस्व से जुड़े हुए कर्मचारियों से थोड़ी बहुत हेराफेरी करने पर सख्ती से पेश न आने की और उनको नज़रअंदाज करने की भी हिदायत दी। और जो थोड़ी बहुत हेराफेरी करने पर सख्ती से पेश न आने की और उनको नज़रअंदाज करने की भी हिदायत दी। गयासुद्दीन तुगलक शाह ने खेतों के माप के द्वारा कर निर्धारण करने की व्यवस्था छोड़ दी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के एक बड़े भाग पर लागू किया था और बटाई के पुराने तरीके का आश्रय लिया। इरफान हबीब का मत है कि किसान बटाई को अधिक पसंद करते थे। नियमित रूप से जांच के द्वारा भ्रष्टता और क्रूरता को समाप्त करने के लिए कठोर तरीके अपनाए। राज्य की आय बढ़ाने के लिए लक्ष्य को सामने रखकर उसने बाजार भूमि पर भी खेती करने की व्यवस्था की। दिल्ली सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था को उन्नत करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक शाह ने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई, नई सड़कें बनवाई और डाक विभाग में महत्वपूर्ण सुधार किए। डाक हर कारों या तेज घोड़ों के द्वारा ले जाई जाती थी। घुड़सवार आसानी से 12 घंटे में 100 मील का सफर तय कर लेते थे। इसके अतिरिक्त शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए गयासुद्दीन तुगलक शाह ने फौजदारी कानून की कठोरता को कम कर दिया और अन्य विभाग में भी व्यवस्था स्थापित की। और जो घुड़सवार थे, डाक कहारों या तेज घुड़सवारों द्वारा ली जाती थी, वो घुड़सवार आसानी से 12 घंटे से 100 मील का सफर तय कर लेते थे। 12 घंटों में 100 मील का सफर तय कर लेते थे। इसके अतिरिक्त शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए गयासुद्दीन तुगलक शाह ने फौजदारी कानून की कठोरता को कम कर दिया और अन्य विभाग में भी व्यवस्था स्थापित की। डकैती और अव्यवस्था का दमन करने के लिए किले और चौकियां बनाने का कार्य आरंभ किया। डकैती और अव्यवस्था का दमन करने के लिए किले और चौकियां बनाने का कार्य आरंभ किया गया। सुल्तान ने शराब बनाने और बेचने की मनाही कर दी। सैनिक क्षेत्र में भी गयासुद्दीन तुगलक शाह ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने हुलिया और दाग की प्रथा को, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, सख्ती के साथ लागू किया। वह अपने व्यवहार से सैनिकों को खुश करना चाहता था और उसकी यह कोशिश थी कि सेना को वेतन मिलता रहे। गयासुद्दीन तुगलक शाह ने भले ही सैनिक प्रणाली में कोई नए परिवर्तन नहीं किए, लेकिन इस क्षेत्र में अलाउद्दीन की नीति को अपनाकर उसने सेना की कार्यकुशलता को बनाए रखा। गयासुद्दीन तुगलक शाह ने लगभग 4 वर्ष तक राज किया। और गयासुद्दीन तुगलक शाह ने लगभग
4 वर्ष तक राज किया और इस छोटे छोटे से अरसे में उसने शांति और स्थिरता को सुरक्षित करने और कृषि की दिशा को उन्नत करने के लिए जो कुछ किया वह उसकी शक्ति, अभ्यासित बुद्धि और प्रशासनिक योग्यता का द्योतक है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक प्रयोग। मध्यकालीन इतिहासकारों के लिए मोहम्मद तुगलक के चरित्र और उनकी नीतियों को समझना एक दुष्कर कार्य रहा। समकालीन इतिहासकार जैसे कि गयासुद्दीन वरनी भी उसके चरित्र का सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। वह अपने समय का अद्वितीय बहुमुखी विद्वान था। वह अपने समय से बहुत आगे था और वह अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे था। उसकी सूझबूझ व तार्किक शक्ति लाजवाब थी उसकी योजनाएं सही होती थी, किंतु वह उनको कार्यान्वित करने में जल्दी दिखाता था। उसकी जो योजनाएं थी वो सही होती थी, लेकिन उनको करने के लिए वो जल्दी दिखाता था और उनको बीच में ही छोड़ देता था। इसी कारण वह अपनी नीतियों और योजनाओं में असफल रहा। इसी कारण क्या हुआ, वह जल्दी करता था, उनमें जल्दी दिखाता था और उनमें फिर उनको बीच में छोड़ देता था। इसीलिए वह अपनी नीतियों और योजनाओं में असफल रहा। उसकी योजनाओं में से कुछ का वर्णन इस प्रकार है। उसकी जो योजनाएं थी उसमें से कुछ इस प्रकार है। राजधानी परिवर्तन या 2 राजधानियां। समकालीन इतिहासकारों जैसे कि जियाउद्दीन बरनी और एस्मी ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाया। बरनी का कहना है कि देवगिरी दिल्ली सल्तनत के लगभग बीच में थी, यानी प्रशासनिक कारणों की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाया। एस्मी के कथानुसार सुल्तान दिल्ली के लोगों से नाराज था और देवगिरी में उनको ले जाकर उनकी ताकत को खत्म करना चाहता था। एस्मी के अनुसार सुल्तान दिल्ली के लोगों से नाराज था और देवनागरिक में लेकर जाकर उनकी ताकत को खत्म करना चाहता था। समकालीन इतिहासकारों का मत कुछ भी रहा हो, जो तथ्य सामने आते हैं उनसे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि देवगिरी को राजधानी बनाने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का उद्देश्य दिल्ली को वीराना बनाना नहीं था। वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक समझता था कि इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन एक केंद्र बिंदु से अच्छी तरह नहीं चल सकता। उसने एक और राजधानी की ज़रूरत को महसूस किया और उसने सोचा कि एक प्रशासन का एक केंद्र बिंदु से अच्छी तरह नहीं चल सकता और उसने एक और राजधानी की ज़रूरत को महसूस किया। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण नीति में मुबारक खलजी के समय से ही परिवर्तन आ गया था। मुबारक खलजी ने देवगिरी के राज्य को किसी स्थानीय शासक के पास नहीं रहने दिया और उसको दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। दक्षिण में जीते गए विशाल क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी को देखते हुए दिल्ली सल्तनत के अधीन रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाया और उसका नया नाम दौलताबाद रखा। इस फैसले के बाद दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा देवगिरी पहुंच गया और इस फैसले के बाद क्या हुआ, जो दिल्ली की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देवगिरी पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाबद्ध तरीके से उन सब लोगों को सुविधा दी जो दिल्ली से देवनागरिक जाने के लिए तैयार हो गए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों को सुविधा दी जो कि दिल्ली से देवनागरिक जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अंत में 2 राजधानियों का काम सफलता को नहीं छू सका और अंत में क्या हुआ कि जो 2 राजधानियों का काम था वह सफलता नहीं छू सका। मोहम्मद बिन तुगलक के शत्रुओं ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस योजना की सफलता के लिए एक बड़ी रुकावट बन गए और मोहम्मद बिन तुगलक के जो दुश्मन थे, शत्रु थे, उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जो इस योजना की सफलता के लिए एक बड़ी रुकावट बन गए। पुराने शासक वर्ग के अन्य सदस्यों को नाराज करके वह दक्षिण में स्थानीय शासक वर्ग के बीच अपना सामाजिक आधार नहीं बना सका और वे
अन्य सदस्यों को नाराज करके वे दक्षिण में स्थानीय शासक वर्ग के बीच अपना सामाजिक आधार नहीं बना सका। लेकिन जहाँ तक इस योजना का संबंध है वह बुनियादी तौर पर ठीक थी, और जहाँ तक इस योजना का संबंध है वह बुनियादी तौर पर ठीक थी। संकेत मुद्रा, टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे यानी कॉपर और पीतल के संकेत मुद्रा का प्रचलन किया। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के अनुसार यह सिक्का तांबे का था और दूसरी ओर फरिश्ता का कथन था कि संकेत मुद्रा पीतल की धातु का बना हुआ था। जहाँ तक उस समय जो सिक्के मिले हैं उसके आधार पर पीतल सही लगता है। इस योजना की भी कुछ आलोचना की गई संकेतिक मुद्रा का प्रचलन मध्यकाल में पहली बार नहीं हुआ था, और संकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वो मध्यकाल में पहली बार नहीं हुआ था। चंगेज खां के पोते कुबलाई खां ने चीन में कागज की संकेत मुद्रा का प्रचलन किया और इस कागज के नोट को चाऊ चन कहते थे। कुबलाई खां का यह प्रयोग सफल हुआ था, लेकिन जब ईरान के शासक गेखत संकेतिक मुद्रा को शुरू किया तो उसका प्रयोग असफल रहा। संकेतिक मुद्रा को शुरू किया तो वह उसका प्रयोग असफल रहा। सवाल यह पैदा होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने संकेत मुद्रा का प्रचलन क्यों शुरू किया, शुरू किया। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार विदेशी क्षेत्रों को जीतने की योजनाओं और असीमित उदारता के कारण कोष खाली हो गया था। दिवालियापन के संकट से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने संकेतिक मुद्रा का सहारा लिया। यदि हम गौर से संकेत मुद्रा की योजना का मूल्यांकन करें तो पता चलेगा कि संकेत मुद्रा को चलाने का कारण उस समय चांदी की भारी कमी थी। चांदी की कमी केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे संसार में देखने में आती है। चांदी की इस कमी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे पीतल के सिक्कों का सहारा लिया इस तरह संकेत मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ और इसी तरह से संकेत मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन यह प्रयोग असफल है। जो था वो असफल रहा। जियाउद्दीन बरनी लिखते हैं कि हर एक हिंदू का घर कटसाल बन गया और जाली सिक्के बहुत बड़ी तादाद में बाजार में आने लगे जिससे कि उसके द्वारा प्रचलित मुद्रा की शाखा मंडी में गिर गई, और जिससे क्या हुआ, जो आने वाली मुद्रा थी उसकी शाखा मंडी में गिर गई। मोहम्मद बिन तुगलक की गलती यह थी कि उसने संकेत मुद्रा का प्रचलन करने से पहले समस्त पहलुओं का विचार नहीं किया। और मोहम्मद बिन तुगलक की गलती क्या थी कि उसने संकेत मुद्रा का प्रचलन करने से पहले जो समस्त पहलू थे उन पर कोई विचार नहीं किया। जो सतर्कता और चौकसी संकेत मुद्रा के प्रचलन में करनी चाहिए थी, उसकी ओर ध्यान न देकर ऐसे हालात पैदा हो गए कि अंत में संकेत मुद्रा के प्रचलन पर रोक लगानी पड़ी। और अंत में क्या हुआ कि उसको संकेत मुद्रा के प्रचलन पर रोक लगानी पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक जनता को धोखा नहीं देना चाहता था, और इसीलिए उसने आदेश दिया कि लोगों संकेत सिक्कों के बजाय सोना और चांदी के सिक्के सरकारी कोष से ले जाएं। इसीलिए उन्हें आदेश दिया कि जो संकेतिक सिक्कों के बजाय वे सोने और चांदी के सिक्के सरकारी कोष से ले जाएं। इस तरह अच्छी योजना नौकरशाही की लापरवाही का शिकार हो गई। लेकिन बुनियादी रूप से यह योजना आर्थिक दृष्टिकोण से गलत नहीं थी। कुछ भी हो, मोहम्मद बिन तुगलक ने संकेत मुद्रा अपने कोष के दिवालियापन के कारण शुरू नहीं की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने संकेत मुद्रा अपनी कोष के दिवालियापन के कारण शुरू नहीं की थी, नहीं तो तांबे पीतल के सिक्के के बदले सोने और चांदी नहीं दे पाता, नहीं तो वे
तांबे पीतल के सिक्कों के बजाय सोने चांदी के जो सिक्के थे वे नहीं दे पाता। खुरासना जीतने की योजना। खुरासना जीतने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कदम उठाया उसकी जियाउद्दीन बरानी ने कड़े शब्दों में आलोचना की और डॉक्टर सरा ने भी विचार किया कि जो ये सफलता और विफलता पर शायद उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने यथोचित विचार नहीं किया। लेकिन खुरासना अभियान कोई विचित्र या अनुचित बात नहीं थी। लेकिन जो खुरासना अभियान था वो कोई विचित्र या अनुचित बात नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक मध्य एशिया में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों के लाभ उठाना चाहता था और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करना चाहता था, मध्य एशिया में जो राजनीतिक परिवर्तन थे उनके लाभ उठाना चाहता था। वहाँ ऐसे हालात पैदा हो गए थे जो सुल्तान को पहल करने पर मजबूर कर रहे थे। वहाँ ऐसे हालात हो गए थे मध्य एशिया में जो कि सुल्तान को पहल करने पर मजबूर कर रहे थे। खुरासना का शासक इस समय अबू साइद था और खुरासना का शासक इस समय अबू साइद था जिसके खिलाफ तर्मशरीन और मिस्र के सुल्तान ने गुट गन लिया था जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक भी शामिल हो गया था। इस तरह वे अब खुरासना को जीतने की योजना बनाने लगे। सबसे पहले उसने इस सैनिक अभियान पर जाने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। सबसे पहले उन्हें क्या किया, इस पर अभियान पर जाने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। उसके आदेश के अनुसार पेश की 1 साल का वेतन भी सैनिकों को दे दिया गया और उसके अनुसार 1 साल का वेतन भी सैनिकों को दे दिया गया। लेकिन इस बीच मध्य एशिया की राजनीतिक में परिवर्तन हुआ। और तर्मशरीन को तख्ते से उतार दिया गया और खुरासना के शासक से मिस्र के सुल्तान ने सुलह कर ली। इस बदली हुई परिस्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक के लिए अकेले खुरासना पर हमला करना उचित नहीं रहा और उसने इस इरादे को छोड़ दिया। और फिर उसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस इरादे को छोड़ दिया, उन पर हमले करने के इरादे को उन्होंने छोड़ दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस तरह वास्तविकता को सामने रखा और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य के विस्तार के इरादों को पूरा करने के लिए जिद नहीं की और उन्होंने वास्तविकता को सामने रखकर मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को विस्तार करने का इरादे को पूरा करने के लिए जिद नहीं की। नेक्स्ट इज कराचिल पर आक्रमण। फरिश्ता लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तिब्बत और चीन को जीतने की योजना बनाई और इस घटना को सुल्तान के पागलपन का एक सबूत के रूप में पेश किया गया और अलाउद्दीन खिलजी की तरह मोहम्मद बिन तुगलक की इच्छा एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करने की थी और खुरासना पर हमला करने की तैयारी भी उसने इसी कारण से की थी। लेकिन कराचिल पर आक्रमण तिब्बत और चीन पर आक्रमण नहीं था। कराचिल के बारे में डॉक्टर पी सरन लिखते हैं कि हौदीवाला व अन्य अन्वेषकों का विचार है कि कुमायूं का प्राचीन नाम कुर्मांचल है और गढ़वाला तथा कुमायूं का प्रदेश उनके अंतर्गत है। यह चढ़ाई अवश्य ही कुर्मांचल प्रदेश पर की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भांजे खुसारो मलिक को 10,000 सैनिक देकर कराचिल को विजय करने का आदेश दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भांजे को 10,000 सैनिक देकर कराचिल को विजय करने का आदेश दिया। लेकिन खुसरो मलिक की जल्दबाजी के कारण उसकी सेना पहाड़ी क्षेत्र में फंस गई और मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे की जल्दबाजी के कारण उसकी जो सेना थी वह पहाड़ी के क्षेत्र में फंस गई और उसमें से केवल 10 आदमी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए बचे और उनमें से जो 10,000 सैनिक थे उसमें से सिर्फ 10 आदमी बचे जो कि वो दुख भरी कहानी सुनाने के लिए बचे और उनके अनुसार पहाड़ के राजा के साथ सुलह कर ली गई और उनके अनुसार क्या हुआ कि पहाड़ के जो राजा थे उसके साथ सुलह कर ली गई। शिहाबुद्दीन अल उमरी भी कहता है कि कराचिल प्रदेश के निवासी सुल्तान के अधीन है और कराचिल प्रदेश के जो निवासी हैं वो सुल्तान के अधीन है। कराचिल पर आक्रमण की योजना में सैनिकों की तबाही की जिम्मेदारी मोहम्मद बिन तुगलक की अवश्य है
और कराची का जो आक्रमण की योजना है उसमें जो सैनिकों की तबाही हुई उसकी जिम्मेदारी मोहम्मद बिन तुगलक की अवश्य है, लेकिन उसने उत्तर की सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कराची पर हमला करने की योजना बनाई थी और यह कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं थी, किंतु इस अभियान के समय पहाड़ी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं और मौसम का ध्यान रखना चाहिए था, इसलिए इस अभियान में सैनिक शक्ति की हानि उठानी पड़ी। ये बात कि वो उन पर हमला करते ये कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, लेकिन उसको उस अभियान में काम करने के टाइम पर उसे समय पहाड़ी क्षेत्र में आने वाली समस्या और मौसम में ध्यान रखना चाहिए था, इसीलिए इस अभियान में सैनिक शक्ति की हानि उठानी पड़ी। फिरोज तुगलक 1351 से 1388, 1351 से 1388। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फिरोज तुगलक का शासनकाल जब शुरू हुआ जब तुगलक साम्राज्य का विघटन की प्रक्रिया तेजी से पकड़ रही थी। जब तुगलक साम्राज्य का विघटन हो रहा था, जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना उसका, और दक्षिण के राज्य स्वतंत्र हो गए थे और दक्षिण के जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए थे और तुगलक साम्राज्य शेष भाग में भी स्थिति तनावपूर्ण थी और जो शेष भाग बचा था उनके तुगलक साम्राज्य के पास उसमें भी स्थिति तनावपूर्ण थी। लेकिन इन समस्याओं का समाधान एक आसान बात नहीं थी और इन समस्याओं का समाधान होना भी एक ईजी बात नहीं थी और फिरोज शाह तुगलक ने लंबे समय तक तुगलक साम्राज्य की बागडोर संभाली। फिर भी फिरोज तुगलक ने लंबे समय तक तुगलक साम्राज्य की बागडोर संभाली और विघटन की प्रक्रिया को अपने लक्ष्य में तुरंत सफल नहीं होने दिया और विघटन की जो प्रक्रिया थी उसे अपने लक्ष्य में तुरंत ही सफल नहीं होने दिया और फिरोज तुगलक ने एक लंबे समय तक राज किया और फिरोज शाह तुगलक ने लंबे समय तक राज किया और राजनीतिक स्थिति को नियंत्रण में रखा। प्रशासनिक गतिविधियां। शासक बनने से पहले फिरोज तुगलक को प्रशासन का अनुभव प्राप्त था और शासक बनने से पहले फिरोज तुगलक को प्रशासन का अनुभव प्राप्त था। भूतपूर्व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में फिरोज तुगलक ने राजकीय शिक्षा प्राप्त की और भूतपूर्व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में फिरोज तुगलक ने राजकीय शिक्षा प्राप्त की और उसे सार्वजनिक कार्यों का भी काफ़ी अनुभव था उसने अपने पूर्व अधिकारी मोहम्मद तुगलक की नीतियों को असफल होते हुए देखा था और उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक की असफल नीतियों को भी देखा था और उसे भी ज्ञात था कि इन्हीं नीतियों के परिणाम स्वरूप धर्म के ठेकेदार यानी उलमा एवं सूफी क्रूर हो गए थे और अमीरों और स्थानीय सरदारों ने भी विरोधी रुख अपना लिया था। इन हालात में फिरोज तुगलक समझ गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का अनुसरण करना ठीक नहीं होगा और प्रशासन की समस्याओं को बिल्कुल नए ढंग से लेना होगा और इन नीतियों को ही देखकर फिरोज तुगलक समझ गया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां उनका अनुसरण करना ठीक नहीं होगा और प्रशासन की समस्याओं को बिल्कुल नए ढंग से लेना होगा। तुष्टीकरण की नीति। प्रोफेसर सतीश चंद्र के अनुसार अमीरों तथा अधिकारियों के प्रति उसकी तुष्टीकरण की नीति के अधीन फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक रूप से उन दस्तावेजों को नष्ट कर दिया जिनके आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के विस्तार के लिए अधिकारियों को 2 करोड़ टंकों की रकम दी थी, किंतु जिसका अधिकांश भाग हजम कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने वंश की अपेक्षा योग्यता व गुणों को अधिक आवश्यक समझा, जिसके कारण अमीर क्रोध हो गए थे। फिरोज तुगलक अमीरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चिंतित था और उन्हें उसकी महत्वपूर्ण उद्देश्य अमीरों को शांत रखना था और अमीर शांत तभी हो सकते थे जब राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों पर सुल्तान की कृपा दृष्टि होती रहे। उसने अमीरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें बड़े बड़े इक्ते प्रदान किए और फिरोज तुगलक ने अमीरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें बड़े बड़े इक्ते प्रदान किए और उन्हें वंशनुगात भी दिया। उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी और उन्हें अपनी अपनी जागीरों में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट भी दी। उन्हें अपनी जागीरें भी दी और उन्हें अपनी अपनी जागीरों में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की भी छूट दी। अपनी जागीरों में अधिक उपज से
जितना लाभ होता था उसे अमीर ही रख लेते थे और अपनी जागीरों में जितना भी अधिक लाभ होता था वे अपने पास ही अमीर उन्हें रख लेते थे। परिणाम स्वरूप वे खूब धनवान हो गए और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो खूब, जो अमीर थे वो खूब धनवान हो गए और अमीरों के साथ भी सहानुभूति का व्यवहार किया जाता था और जो गलत कार्य भी कर बैठता था लेकिन उनकी पकड़ नहीं होती थी और जो गलत कार्य भी कर बैठता था उनकी भी कोई पकड़ नहीं होती थी। इतिहासकार अफीफा का कथन है कि सुल्तान की दयालुता का एक कार्य यह था कि उसकी प्रजा के किसी भी मनुष्य के जो किसी कार्यालय में काम करता हो या उसे किसी प्रकार की सहायता या भत्ता मिलता हो, नौपांत उसकी जायदाद, पदवी, मर्तबा और इनाम उसके बेटे या वंशजों को दिया जाता था। जो भी उसके सहायता या उसका भत्ता जो उसे मिलता था वो उसके, अगर वो मर जाए तो उसकी जायदाद, पदवी, उसकी मर्तबा, उसका इनाम उसके बेटे या वंशजों को दिया जाता था। और फिरोज शाह का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था कि प्रतिवर्ष या हर तीसरे वर्ष राजस्व निर्धारण करने के स्थान पर अब उसने राजस्व की एक राशि नियत कर दी जो उसके संपूर्ण शासनकाल में अपरिवर्तित रही इस व्यवस्था से लोगों को बड़ी सुविधा हुई सुल्तान फिरोज ने शासन प्रबंध में ढील का परिचय जरूर दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं निकले। शासन में अनाचार, भ्रष्टता तथा शिथिलता फैल गई। उसने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके शासनकाल में कड़ी सजा देने की प्रथा खत्म हो गई थी और उन्होंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे कि शासनकाल में कड़ी सजा देने की जो प्रथा थी वो खत्म हो गई। इतिहासकार अफीफ ने भी काराकुन के अनियमितता और दीवाने अरीस की भ्रष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। हालांकि फिरोज तुगलक जीवित रहा, अमीरों और सरकारी कर्मचारियों का समर्थन उसको मिलता रहा, लेकिन उसकी नीति का नतीजा दिल्ली सल्तनत के लिए अच्छा नहीं निकला। आर्थिक रूप से अमीरों की शक्ति बढ़ाने का फल ये हुआ कि उसको राजनीतिक तौर पर दबाना कठिन हो गया। और परिणाम क्या निकला? जो आर्थिक रूप से अमीरों की शक्ति बढ़ाने का फल ये हुआ कि उसको राजनीतिक तौर पर दबाना कठिन हो गया। फिरोज तुगलक के मरते ही विघटन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई और जैसे ही फिरोज तुगलक मरा उसके मरते ही विघटन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई। फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि तुगलक के मरते ही विघटन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई। फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि संकट में समय में उसने राज की बागडोर संभाली थी और वह इन हालात से कुल मिलाकर निपटता ही रहा है। भले ही उसका निरंकुशवाद नरमी की छाप लिए हुए था। तुगलक ने चुंगीकारों को माफ कर दिया क्योंकि ये टैक्स शरीयत अनुसार गैर कानूनी थे। उसने 28 ऐसे करों को लेना बंद करने का आदेश दिया। उसने केवल 4 कर लगाए। भूमि कर, ज़कात, यह केवल मुसलमानों पर ही लगाया गया था। उन लोगों पर लगाया गया जो मुसलमान नहीं थे। खुमस, मुस्लिम सेना जो लूट का माल लाती थी उसमें 1/5 भाग राज्य को दिया जाता था। इन करों के अतिरिक्त संचयी कर लगाया गया। इसके अनुसार उपज का 10वां भाग सुल्तान को देना पड़ता था। 28 चुंग कर जो फिरोज तुगलक के आदेश पर बंद कर दिए गए थे उनसे व्यापारियों को जरूर राहत मिली होगी, लेकिन क्या यह कर वास्तव में स्थानीय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा वसूल नहीं किए जाते रहे होंगे, यह कहना कठिन नहीं है। जो 28 कर उसने फिरोज तुगलक ने आदेश दिया कि बंद कर दिए जाए, उनसे व्यापारियों को तो जरूर राहत मिली होगी, लेकिन वास्तव में स्थानीय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा वसूल नहीं किए जाते रहे होंगे, यह कहना कठिन है। सार्वजनिक हित के कार्य, जहां तक साधारण किसानों का संबंध है, फिरोज तुगलक ने उनकी
और विशेष ध्यान दिया। और जहाँ तक कि साधारण किसानों की बात है, उनकी ओर तो फिरोज तुगलक ने विशेष ध्यान दिया। किसानों की खुशहाली से ही वह बढ़ते हुए आर्थिक संकट से निपट सकता था, और किसानों की खुशहाली से ही वह आर्थिक संकट से निपट सकता था। खेती की उपज को बढ़ावा देने के लिए फिरोज ने नहरें खुदवाई, और खेती को बढ़ावा देने के लिए, खेती की उपज को बढ़ावा देने के लिए उसने नहरें खुदवाई, और इसमें एक हिसार के नए नगर तक पहुंचाई गई। और ये सार्वजनिक हित के कार्य, यहाँ के साधारण किसानों का संबंध है, फिरोज तुगलक ने उनकी ओर विशेष ध्यान दिया, और क्योंकि किसानों की खुशहाली से ही वह आगे बढ़ सकता था और आर्थिक संकट से निपट सकता था। और खेती की उपज को बढ़ाने के लिए फिरोज तुगलक ने नहरें खुदवाई और नए नगर तक पहुंचाई गई, और वे नहरें खुदवाई और उनको नए नगर तक पहुंचाया गया। इस नहर से यमुना नदी से निकलती ये नहर यमुना नदी से निकली गई दो अन्य नहरों रजवाहा और नहर में यमुना नदी से निकाली गई दो अन्य नहरों रजवाहा और उगलूखानी नामक दो अन्य नहरों का पानी भी पहुंचाया जाता था, और दो अन्य नहरों का भी पानी उसमें पहुंचाया जाता था। एक दूसरी नहर फिरोजशाही सतलुज नदी से निकाली गई थी। एक और नहर काली नदी से लाकर दिल्ली तक पहुंचाई गई, और एक और नहर लाई गई जो काली नदी से लाकर दिल्ली तक पहुंचाई गई। इस तरह पूर्वी पंजाब में पानी पहुंचाने के लिए घाघर नदी से जोड़कर नहर खोदाई गई। इरफान हबीब ने ठीक लिखा है कि 19वीं सदी तक ऐसे आबपाशी के क्षेत्र में अन्य किसी शासक ने कार्य नहीं किया। फिरोज तुगलक ने नहरें खुदवाने के साथ साथ और बहुत से शहरों की भी स्थापना की, जिसमें उन्होंने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोज के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और इन जो शहर हैं इनके विशेष रूप से नाम उल्लेखनीय है। और शहरों के अतिरिक्त उसने 200 सराय, कई पुल तथा तालाब बनवाए। इस निर्माण कार्य के लिए मालिक गाजी और अब्दुल हक ने मुख्य भूमिका निभाई, और इन कार्यों के लिए मालिक गाजी और अब्दुल हक ने मुख्य भूमिका निभाई। और इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने आसपास बहुत से बागों का पुनरुद्धार कराया, अनेक नए बाग बगीचे लगाए, जिसके कारण केवल राजस्व की मात्रा 1,80,000 टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। और कुल मिलाकर फिरोज शाह तुगलक का काल आर्थिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काल है। इन सब कार्यों के अतिरिक्त उसने शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया, और एक इतिहासकार के अनुसार 50 मदरसों की स्थापना की, और उसने 50 मदरसों की स्थापना की। इनमें से दिल्ली में हौजे अलाई के निकट बनवाया हुआ मदरसा फिरोजशाही उल्लेखनीय है। यहाँ पर भारत से तथा अन्य देशों से विद्वान आते थे। इसके अध्यक्ष मौलाना जलालुद्दीन रूमी था, और इसका अध्यक्ष कौन था? मौलाना जलालुद्दीन रूमी था। फिरोज तुगलक के समय में विद्वानों को शाही संरक्षण मिलता था, और फिरोज शाह तुगलक के समय में विद्वानों को शाही संरक्षण मिलता था। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने दिल्ली में एक अस्पताल स्थापित किया, और इसके अतिरिक्त ने क्या किया? दिल्ली में एक अस्पताल भी स्थापित किया। रोगियों की देखभाल के लिए हकीम नियुक्त किए गए, और दवा खाने में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ तथा औषधि निर्माण संबंधी सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में थी। रोगियों को मुफ्त दवा दी जाती थी, और इस अस्पताल में कर्मचारी रोगियों में शल्य वैद्य, चिकित्सक, रसायनज्ञ तथा अन्य 10 भी शामिल थे। अस्पताल के खर्चे को पूरा करने के लिए कुछ गांव से वसूल किया हुआ लगान प्रयोग में लाया जाता था। इस प्रकार के 4 और अस्पताल शहर में स्थापित किए गए, और इस प्रकार के जो अस्पताल थे वे 4 और शहर में स्थापित किए गए। नए विभागों की स्थापना। फिरोज तुगलक ने कई विभाग बनवाए, जैसे कि दीवाने खैरात और दीवाने इस्ताहिकाक। दीवाने खैरात गरीब लड़कियों के विवाह का प्रबंध करता था। यदि किसी व्यक्ति की विवाह योग्य लड़की हो और उसके पास धन ना हो, अगर किसी व्यक्ति की विवाह योग्य लड़की हो और उसके पास धन ना हो,
तो वह दीवाने खैरात से प्रार्थना कर सकता था। इस विभाग के अधिकारी उस व्यक्ति की आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों के विषय में छानबीन करते थे। राज्य के प्रत्येक भाग से गरीब व्यक्ति और विधवाएं अपनी लड़कियों का नाम दर्ज करवाने के लिए राजधानी में आते थे। यही नहीं, ऐसे योग्य व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं थे को आर्थिक सहायता देने के लिए फिरोज तुगलक ने एक विभाग बनाया जो दीवाने इस्तेहिकाक के नाम से प्रसिद्ध था। इस कार्य के लिए 36 लाख टन के वार्षिक व्यय किया जाता था। इतिहासकार अफीफ के अनुसार इस विभाग से लगभग 4200 लोगों को सहायता मिलती थी। फिरोज तुगलक ने उन लोगों को भी काफी धन दिया जो मोहम्मद बिन तुगलक की धैर्यस्थताओं के शिकार थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको भी धन दिया जो कि तुगलक की धैर्यस्थताओं के शिकार थे। फिरोज शाह के काल में दासों से संबंधित विभाग को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला और उनके लिए एक नए विभाग स्थापित किया जो दीवाने बंदगान के नाम से प्रसिद्ध था। फिरोज तुगलक ने राजकीय शक्ति के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए दासों को ही श्रेष्ठ समझा। इस कारण दास प्रथा को अत्यंत प्रश्रय मिला। फिरोज तुगलक राज प्रतिनिधियों को साम्राज्य के विविध विभागों से दास भेजने का हुक्म दिया। दासों की संख्या तेजी से बढ़ी और कुछ ही वर्षों में उनकी संख्या 1,80,000 हो गई और उनको विभिन्न व्यवसायों में शिक्षा दी गई। कुछ शिल्पकार और कलाकार बन गए, कुछ सेना में भर्ती हो गए और बहुत से वीर योद्धा बन गए। कुछ तो शिल्पकार बन गए, कुछ कलाकार बने और कुछ सेना में भर्ती हो गए और कुछ वीर योद्धा बने। कुछ शाही कारखानों में नियुक्त हो गए और कुछ जो थे वे शाही खानों में नियुक्त हो गए और कुछ को शाही महल का शासक और कुछ को शाही महल का रक्षक नियुक्त किया गया और कुछ को क्या किया गया, शाही महल का रक्षक नियुक्त किया गया। इसमें से ऐसे भी दास थे जिनको अमीर तथा मलिक की उपाधियों से विभूषित किया गया और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अमीर तथा मलिक की उपाधियों से विभूषित किया गया। कुछ को 10 से 100 तनखे का वेतन दिया गया और कईयों को इक्ते भी प्रदान किए गए। उदाहरण के लिए बशीर मुल्तानी नामक दास को रापरी का इक्तेदार नियुक्त किया गया। धीरे धीरे दासों का गुट शक्तिशाली बन गया और उसने प्रशासन में एक विशेष स्थान हासिल कर लिया। सुल्तान की मृत्यु के बाद उन्होंने सुल्तान के परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतारने में कोई हिचक नहीं दिखाई और उन्होंने सुल्तान की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को मौत को घाट उतारने में कोई हिचक नहीं दिखाई और वे कुछ समय तक किंग मेकर की भूमिका अदा करने में सक्षम रहे। कुल मिलाकर फिरोज तुगलक अपने राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत को बनाए रखने में सफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के अंतिम दिनों में जो हालात पैदा हो गए थे और जिस तरह दक्षिण के राज्यों का उसके हाथों से निकला जाने के बाद उत्तर में विरोध का सिलसिला शुरू हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों के जो हालात पैदा हुए जिसके कारण दक्षिण के राज्यों का जो उसके हाथ से निकल जाने के बाद उत्तर में विरोध का सिलसिला शुरू हो गया और उससे यही लगता था कि अब दिल्ली सल्तनत के जीवन के थोड़े दिन बाकी रह गए हैं और उससे क्या लगता था कि दिल्ली सल्तनत के अब जीवन के थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत लुप्त नहीं हुई और इसको एक लंबे समय तक बचाए रखने का श्रेय फिरोज तुगलक को जाता है और इसको बचाए रखने का सबसे बड़ा सिला फिरोज तुगलक को जाता है। यह सच है कि फिर भी वह ऐसा ठोस कार्य नहीं कर पाया जो बुनियादी तौर पर प्रशासनिक ढांचे को शक्ति प्रदान करता,
शक्ति प्रदान करता, किंतु इसमें संदेह नहीं कि अपने शासनकाल के प्रारंभ में उसने जो कदम उठाए उनसे तुगलक साम्राज्य को कुछ अरसे तक राहत अवश्य मिली, किंतु उसकी नीतियां अत्यंत दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी। और जो भी उसने कदम उठाए मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक साम्राज्य को कुछ अरसे तक तो राहत अवश्य मिली, लेकिन उसकी नीतियां अत्यंत दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी। I hope friends you will enjoy the video. If you enjoy the video, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to stay update. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।